बड़े चेहरे थे, कांग्रेस से छिटक कर भाजपा की झोली में आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नेताओं को एकजुट करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में कमलनाथ का बीजेपी में जाना बीजेपी को फायदा, बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। कि कांग्रेस को ये इनकार नहीं करना चाहिए था, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स, जहां पर हम बात करते हैं देश के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर। इस वक्त देश में एक राजनीतिक मुद्दा ऐसा है जिसने पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक तूफान उठा रखा है। मुद्दा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने कई विधायकों के साथ भाजपा में ज्वाइन होने जा रहे हैं। मुमकिन है कि वो आज शाम तक भाजपा में ज्वाइन हो जाएं। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद हैं, रवि सर हैं, अदिति जी हैं। इनसे लेकर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2024 से पहले एक मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी ऐसा जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा है, संजय गांधी और राजीव गांधी के बाद तीसरा बेटा कहा जाता था कमलनाथ को। लेकिन अब कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। इसको लेके क्या इस समय बाजार में चर्चाएं हैं, क्या सियासी गलियारों में अफवाहें उड़ रही हैं, क्या ये कितनी सच है कितनी नहीं है, इसको लेके बात करेंगे। जावेद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कमलनाथ ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, बताइए। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, क्योंकि जिस तरह से आपने एक जिक्र किया था कि इंदिरा गांधी अपना बेटा कमलनाथ को मानती थी, और एक लंबा अक्सर इसे कहें एक लंबे समय के बाद कमलनाथ ने अचानक से ये निर्णय लेना कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा अपने बेटे के साथ, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 9 बार के सांसद, कांग्रेस को झटके के साथ साथ ये एक इतना बड़ा संदेश हो सकता है कांग्रेस के लिए कि अब जो है आपके जो पत्ते हैं वो ताश की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अचानक से जब कमलनाथ या फिर उनका बेटा ये अनाउंसमेंट औपचारिक तौर पर बोलते हैं तो अपने आप में एक इससे बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन अब जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन को लेकर। एक तरफ पूरा विपक्षी गठबंधन अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं इन दिन, और उनकी ये न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है इस समय। और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी नेताओं को एकजुट करने के लिए लगातार लगे हुए हैं, मैसेज दे रहे हैं। और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिजवान जी एक बात और कही है हेमंत सोरेन से कि अब हमारे चंपई सोरेन से माफ कीजिएगा कि अब हमारे पास बहुत ही कम कैंडिडेट बचे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ उनके पास कैंडिडेट बचे ही कहाँ हैं। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। जो दिग्गज थे वो एक के बाद एक जा रहे हैं। अब कमलनाथ का ऐसे में बीजेपी ज्वाइन करना, हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में राजनीति पक्ष और विपक्ष की देखी जा रही थी, चाहे अभी जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव उनके बीच में हो या फिर शिवराज सिंह चौहान के साथ में हो। ऐसे में अब कमलनाथ का अपने आप में बीजेपी ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए इतना तगड़ा झटका है, बहुत बड़ा ये झटका है। और इसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि इनके विधायक भी, जो इनके कुछ 8 से 10 विधायक हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यानी कि एक के बाद एक रिजवान जी जो कांग्रेस के जो नेता थे वो अब बिखरना शुरू हो गए हैं। ऐसे में ये तो तय है कि पीएम मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो तो फिलहाल इस कंडीशन से तय दिखाई दे रहा है। रवि सर से पूछेंगे। रवि सर, क्या लगता है कि कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े दिग्गज भाजपा में जा रहे हैं, तो 2024 को लेके क्या कांग्रेस को कितना बड़ा डेंट लग रहा है ये? जी, ये डेंट तो कांग्रेस को बहुत बड़ा ही लग रहा है, क्योंकि जैसे पहले ज्योतिराज सिंधिया गए, अब कमलनाथ जा रहे हैं, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े लेवल के नेता हैं ये लोग, दिग्गज नेता। अभी प्रमोद कृष्णम भी, उनको भी निकाल दिया गया, कई विधायक मंत्री। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन बचाने के लिए एक संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। उस ज़मीन को बचाने में राहुल गांधी लगे हुए हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जहां एक तरफ बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की एक होने की, विपक्ष को एक कर रहे थे, और अब खुद का ही पार्टी जो है वो हाथ से रेत की तरह निकलता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चीज़ को ध्यान देते हुए अपनी पार्टी की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जी अदिति, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखो एक के बाद एक जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलन देवड़ा हो, अशोक चव्हाण हो। लेकिन ये जो
नेताओं के पार्टी छोड़ना है, ये कहीं ना कहीं नेतृत्व पे जो है आपके सवाल उठाता है। आपके जो नेतृत्व है, पार्टी की कमान है, आला कमान पे सवाल उठाता है। तो आला कमान कहाँ कहाँ ये असफल रहा है कि वो अपने नेताओं को अपनी पार्टी में नहीं रोक पा रहा? इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, जिस तरीके से जो है वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो उससे एक लगता है कि कहीं ना कहीं वो तो लगता क्या है, साफ दिखता है कि नेतृत्व में कमी तो है और कांग्रेस पार्टी को इसमें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो कहाँ कमी है। हालांकि वो तमाम ज़मीनी स्तर पे कोशिश कर रहे हैं, तमाम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने ही लोग जो है उनके हाथों से बिखरते हुए जा रहे हैं। तो कांग्रेस को अब सोचना होगा कि आखिर कहाँ उन्हें काम करना है, किस तरीके से अपने लोगों को जोड़ के रखना है और अपनी स्ट्रैटेजी में भी कहीं ना कहीं उनको अपना बदलाव लाने की ज़रूरत है। उन्हें पुराने नेताओं को अहमियत देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात की अहमियत जो है अपने वरिष्ठ नेताओं को, पुराने नेताओं को देने की ज़रूरत है। लगभग 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया है, एक बड़े राजनीतिक हैं और ऐसे में कमलनाथ का बीजेपी में जाना बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए कमलनाथ की कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कमलनाथ की मजबूरी है बीजेपी में जाना, या वो अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, क्या नकुलनाथ के भविष्य को बचाने के लिए वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? जी, कमलनाथ ने लंबा समय दिया तो उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्टी है, यह हमारी सरकार है, बचती हुई नजर नहीं आ रही है। तो जो मेरा राजनीतिक करियर है या मेरे परिवार का, जाहिर सी बात है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, तो एक राजनीतिक का बेटा राजनीतिक ही होगा। तो कमलनाथ को जो अभी रवि भाई ने जो कहा, बिल्कुल सटीक ये सवाल है और बिल्कुल सही सवाल है कि आने वाले फ्यूचर को लेकर, उसके राजनीतिक फ्यूचर को लेकर उन्होंने पहले ही अपनी कमर कसी और पहले ही तय कर लिया कि भाई अब यहाँ कुछ नहीं है, हमें माफ कीजिएगा, हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी की ओर अग्रसर हैं। आजकल राजनीतिक गलियारों में एक क्या कहते हैं जोक चल रहा है, जोक क्या कहें, एक कहानी चल रही है। उसमें ये कहा जाता है कि एक सांसद महोदय के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, तो जो नर्स थी, सांसद महोदय हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, नर्स बाहर आई तो नर्स ने क्या बोला, मुबारक हो सांसद जी पैदा हुए हैं। समझ रहे हो? समझ गए सांसद जी पैदा हुए हैं, मतलब उसका पैदा हुआ पहले ही मतलब घोषित कर दिया गया कि आखिर है क्या ये, तो वही है। दूसरी बात ये जावेद, मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ दिनों पहले जब मध्य प्रदेश का चुनाव ये हारे और सारा ठीकरा कांग्रेस ने कमलनाथ के सिर पे फोड़ दिया और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया, उसके जगह वो किसी और को बैठाया गया। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कमलनाथ की जो ये दूरियां थी वो कांग्रेस से बढ़ने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख लो, वो एक राजा परिवार से आते हो, कितने लंबे समय से वो कांग्रेस के साथ थे, उनकी फैमिली, उनके पिता और उसके बाद उनका पूरा परिवार, मतलब एक राजा परिवार जो सब कुछ न्यौछावर आप पर कर चुका है, उसके साथ या तो उन्हें पार्टी में सही जगह ना देना, उन्हें तवज्जो ना देना, कमलनाथ को सीएम चुना, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ से और ज्यादा उनके नजदीक थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति ने, एक राजनीतिक व्यक्ति ने ये प्लान बनाया कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करना है, तो कमलनाथ को तो फिर वैसे ही लगने लगा। अब प्रमोद कृष्णम की बात की जाए तो ये भी एक बहुत गलत संदेश है, क्योंकि जिस तरह से वो एक सीनियर लीडर भी हैं और अचानक से उन्हें 7 साल के लिए या 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देना, औपचारिक तौर पर लेटर जारी करना और उन्हें निकाल देना, तो ये भी गलत संदेश है। मतलब जनता को भी ये लगने लगा है कि हमें कहाँ जाना है, क्या कुछ तय करना है। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो नेता हैं वो अब समझने लगे हैं कि भाई कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, ये बिखरना शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन तो अब राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है, वो बुनियाद को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो दिग्गज नेता हैं वो उसे खोखला करते हुए बाहर का रास्ता तय कर रहे हैं। जितनी इमारत बनती है उतनी नीचे से खोखली होती जाती है। प्रमोद किशम का जाना तो मुझे एक और बात लगती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो पहले कांग्रेस की सीटें आई थी, इस बार वो सीटें शायद कांग्रेस छूती हुई नजर नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ये कहा था कि मैं आशा करूंगा, कोट अनकोट कर रहा हूं मैं, कि मैं आशा करूंगा कि अब की बार कांग्रेस 40 सीटें कम से कम जीत ले। पिछली बार 52-53 थी, तो मतलब अपनी हैसियत बचा ले कांग्रेस के, हाँ भाई ये इज्जत ही बचा ले कुछ इस तरह के, कम से कम 40 सीटें जीत ले। पिछली बार जावेद आपको याद होगा 52-53 कुल 52-53 सांसद थे पूरे देश से कांग्रेस के, और अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाए। 10% कुल सीटों का आपको वोट शेयर चाहिए होता संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो भी नेता प्रतिपक्ष ये चुन नहीं पाए थे। कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति थी। और अब की बार तो और खैर राम लहर भी है और तमाम मुद्दे हैं। सर ये राम मंदिर का जो मुद्दा था, कांग्रेस ने जो इनकार किया, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके भी कांग्रेस के जो कई नेता हैं उनके अंदर वो पीड़ा है
कि कांग्रेस को ये इनकार नहीं करना चाहिए था, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए था। तो कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनके अंदर ये दर्द है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में ना जा पाए। वही जी जी, और वही अब जैसे ही भाजपा में शामिल होने की बात आई है कमलनाथ की, तो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ वो अयोध्या जाने वाले हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा तो कांग्रेस के कई छोटे नेता हों या बड़े नेता हों, सबके दिलों में है कहीं ना कहीं। राम मंदिर, जिस तरह से पीएम मोदी कहते हैं कि आप सिर्फ कहते थे रामलला को लाएंगे, रामलला को लाएंगे, और रामलला टेंट में ही थे आपके समय में, लेकिन हमने टेंट से निकालकर रामलला को मंदिर परिसर में उन्हें विराजमान कर दिया। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लेकिन ये बात भी हाँ मैं बता रहा हूँ, ये बात भी हमको भूलनी नहीं चाहिए। वो राजीव गांधी की सरकार थी जब रामलला का वो दरवाज़ा खोलाया गया था, वो एक बात अलग है। खैर आदित्य, आप कुछ कह रही थी? जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से बीजेपी नेता जो हैं अपने नेताओं को समय देते हैं, सिर्फ अपने ही नहीं विपक्षी नेताओं को भी समय देते हैं, लेकिन कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं या जो भी है, अगर राहुल गांधी से कोई मिलना चाहता है, सोनिया गांधी से कोई मिलना चाहता है, तो सालों साल लग जाते हैं मिलने के लिए, समय वो लोग नहीं देते, अपने ही नेताओं को अहमियत नहीं देते। मैं दोबारा से मैं आपकी बात पर थोड़ा सा तर्क दूंगा। अदिति कह रही हैं कि ये लोग मिलने का या फिर अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं का समय शेड्यूल नहीं दे पाते, इसीलिए शायद ये इस तरीके की इनकी दुर्दशा या कंडीशन होती हुई नजर आ रही है। मतलब जो राहुल गांधी, हाँ उसी पे मैं तर्क दूंगा, मतलब जो राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, तो सिर्फ वो क्या वो देख दिखावा है उनका? राहुल गांधी जो न्याय यात्रा पर, उसको लेकर थोड़ा सा तर्क। जी देखिए, दुनिया तो देख रही है, लेकिन जब अपने ही नेताओं को, प्रमोद कृष्णम खुद कह रहे थे कि मैं पिछले 1 साल से समय मांग रहा था और मुझे समय नहीं दिया गया, जबकि पीएम मोदी से मैंने एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने अगले ही दिन मुझसे मिलने के लिए बोल दिया। तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस में, वो अपने नेताओं को समय नहीं देता है, उनसे बातचीत नहीं करता है, कहीं ना कहीं बातचीत में भी कमी है, और जब पार्टी से निकलने की बात हो जाती है तब उनके मनाने पे आ जाते हैं ये लोग। वन वे कम्युनिकेशन है, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। जो कार्यकर्ता हैं, जो मैं तो जब मैं ग्राउंड पर जाता हूँ, जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं से जब हमारी मुलाकात होती है, बात होती है, तो कहते हैं कि भाई हमें तो 2 साल हो जाते हैं मिले हुए। सांसदों से भी, मतलब सांसद क्या, मतलब जो वहाँ पे 24 अकबर रोड पे जितने भी लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, कि वो सही में कि वो समय नहीं देते मिलने के लिए। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। एक बीजेपी में आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी से एक आम कार्यकर्ता भी अगर गुहार लगाता है, अगर उसका जेन्युइन रीजन है, तो वो डायरेक्ट पीएम से मिल सकता है, और हमने कई बार ऐसा देखा है। वो आपने सुना होगा रिजवान भाई कि देहात में एक कहावत है कि जब एक बंधी हुई झाड़ू होती है ना, और उसकी जब एक सीख निकल जाती है तो वो बिखरना शुरू हो जाती है। लेकिन बीजेपी के अंदर ये नहीं है। बीजेपी के अंदर पूरी की पूरी झाड़ू बंधी हुई है, और उस झाड़ू को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा उसे ताकत दी जा रही है। इसीलिए बीजेपी एक के बाद एक स्ट्रांग होती जा रही है, और बीजेपी आने वाले समय में, ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेशनल एक पार्टी होगी अपने देश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल झाड़ू की सीख भी बीजेपी की झाड़ू की सीख में आ रही है। बीजेपी को मजबूती तो मिल रही है ना। देखिए, बात इंडिया गठबंधन की करते हैं जावेद। जिस समय इंडिया गठबंधन वजूद में आया था, अब से 2-4 महीने जितने भी समय पहले वो वजूद में आया अपना, जब सब ने एकजुट 27-28 गुट एक साथ आए थे, हम कहे कि हम पीएम मोदी को हराएंगे, हम मोदी को हराएंगे, हम भाजपा को हराएंगे और देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अब वो एनडीए के बड़े बड़े जो घटक थे, अब वो भी भाजपा ने अपने पाले में कर लिए। सबसे पहले नीतीश कुमार आए, और एक जो है ना आरएलडी आ गई है, और दक्षिण से अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है, अब वो दोबारा भाजपा में शामिल होना चाह रही है। बातें चल रही हैं, कयास लगाए जाने के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है वो भाजपा में शामिल हो रही है। कि इंडिया गठबंधन को जो डेंट जो दिया है, क्या कहते हैं, भाजपा ने, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि जो इंडिया चलिए आप कांग्रेस के नेतृत्व पे वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व के अलावा भी इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल थे वो भी भाजपा में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये बात जानते हैं कि अगर कांग्रेस के परचम तले अगर हमने चुनाव लड़ा तो हमें सिर्फ हार मिलेगी, और इस हार के हारना कोई नहीं चाहता। राजनीति में कोई हार नहीं आता, और ना कोई स्थायी दोस्त, ना कोई स्थायी दुश्मन होता। मैं एक जिक्र करूंगा इंडिया गठबंधन का, अगर जिक्र हो रहा है, दल तो जा ही रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार हो या फिर अब कमलनाथ को ले लो, लेकिन ऐसे में जो दल बचे हुए भी हैं वो अपनी अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं कि भाई इनमें इस गठबंधन में कुछ नहीं है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, या पंजाब के सीएम भगवंत मान हो, सभी ने, अखिलेश यादव हो, मतलब अखिलेश यादव हो, ये टॉपिक हमारा दूसरा रहेगा, अभी यूपी में नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने पहले ही औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम अपने जिले में लड़ेंगे, खुद ही लड़ेंगे।
किसी का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, किसी का कोई गठबंधन नहीं चाहिए। यानी कि इन्हें इंडिया गठबंधन पे खुद से ही भरोसा नहीं है। जो उस दल के नेता हैं, जो उस घटक के नेता हैं, उन्हें खुद से ही भरोसा नहीं है कि इसमें कुछ हो पाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं। बट ये है ना, लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। बताइए, अब तक लोकसभा चुनाव में अधिसूचना जारी होने में मुश्किल से 1.5-2 महीने का समय, डेढ़ महीने का समय अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहीं से क्लियर नहीं हुआ। आपका सीट ही शेयर नहीं हुई तो आप कब रैलियां करोगे, कब अपने लिए प्रचार करोगे, कौन सीट से कौन एक तरफ बीजेपी की तरफ से शेयरिंग की तो अब कोई बात रह ही नहीं गई। सीट शेयरिंग जैसी इंडिया गठबंधन तो समझो कि बिल्कुल अब खत्म है। तो सीट शेयरिंग जैसी कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ थी इंडिया गठबंधन में, वही उसी कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली में उनके खिलाफ धरना देकर बैठे हुए हैं, उन्हीं को घेर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन जैसी अब तो कोई चीज रहेंगे नहीं, वो भूतकाल हो गया है। पहले धरने पे बैठे हुए थे, ममता बनर्जी ने आगे नहीं बढ़ने दिया उन्हें, और बैठे हुए थे। उन्होंने कई तरह की के लेडी पता नहीं कौन कौन से शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि क्रूरता और पूरी सारी चीज़ें, आतंकवाद जैसी चीज़ें जो दिखती हैं, बहुत सारा उन्होंने जिक्र किया। मतलब जो अधीर रंजन चौधरी खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, जो ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, मतलब हम दो दोस्त और आपस में मतलब दिखाने के लिए दोस्त हैं और एक दूसरे पे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चलिए, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। खैर, ये हमारा मुद्दा अलग है, लेकिन बात आई है तो बात पे बात निकलती है। रायबरेली से और उन्होंने अलविदा कह दिया है सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने रायबरेली को अलविदा कह दिया। परंपरागत सीट थी 1952 से लेके फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के पति थे वो लड़े थे। हाँ, भावुक हो गए, वो एक पत्र लिखा, वो एक वाला अपनी परंपरागत सीट को उन्होंने अब छोड़ दिया है। अब वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंच रही हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार जो है उनकी बेटी प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो प्रियंका गांधी का अगर वहाँ से चुनाव लड़ती हैं, अभी तक उन्होंने प्रियंका गांधी ने आज तक भी एक चुनाव नहीं लड़ा है। प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं और अगर जीतती हैं तो क्या वो एक कंफर्ट रहेगा राजनीति के लिए, गांधी परिवार के लिए, या फिर देखने वाला विषय होगा? इस पर आपकी क्या कहना है? अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरह से आपने रायबरेली का जिक्र किया सोनिया गांधी को लेकर, उनकी वो परंपरागत कहें या फिर मतलब ये कहें कि जब से जन्म हुआ तब से वो उनकी एक सीट मानी जाती है। उनकी पुश्तैनी मतलब वो सीट थी, उस पुश्तैनी सीट को छोड़कर इतना बड़ा डिसीजन लेना कि अब वो जो है राज्यसभा जाएंगी राजस्थान से, या जो भी डिसाइड किया, ऐसे में आप कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो दिग्गज नेता हैं उन्हें भी ये लगने लगा है कि अभी हमें अपनी साख बचाने के लिए क्या कुछ तैयारी करनी है, पुश्तैनी सीट को हम छोड़ दें। ये भी है, लोग राजनीतिक गलियारों में, रवि जी, राजनीतिक गलियारों में ये भी बात चल रही है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये पता चल चुका है कि हम रायबरेली भी इस बार हारने जा रहे हैं, इससे अच्छा अपना इज्जत बचा लो और यहाँ से कल्टी मार लो। लेकिन एक बात इसमें भी देखने वाले है कि रायबरेली सीट को छोड़ने की बात तो सोनिया गांधी ने 2009 के लोकसभा चुनाव के टाइम ही बोल दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद भी 2 चुनाव लड़ लिए, लेकिन 2014, 2019 में ही बोला था। अच्छा, उन्होंने 2019 में बोला था उन्होंने कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। तो इस बात पे भी गौर करना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अभी देखिए, बोला राजनीति में बहुत कुछ जाता है, अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो फिर तो देश की राजनीति जो है नीतीश कुमार कह रहे थे मर जाऊंगा। राजनीति में कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं, सबके लिए सब हमेशा खुले ही होते हैं। वो है कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और अगले दिन ही भाजपा में कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमारे हमेशा के लिए बंद है। नीतीश बाबू, आपके लिए दरवाजे हमारे हमेशा के लिए बंद है। अब वही नीतीश कुमार थे, वही गृह मंत्री अमित शाह जी थे, उनका आगमन भी कराया, स्वागत हुआ, एनडीए सरकार बन गई, आराम से सरकार चल रही है। तो बस यही है रिजवान भाई कि ये पॉलिटिक्स है। हालांकि इंडिया, हम लोग कांग्रेस को लेकर हमने मुद्दा स्टार्ट किया और बहुत कुछ इसमें जिक्र किया, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का अब क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर, 24 के चुनाव को लेकर क्या कुछ वो तैयारियां हैं। हालांकि राहुल गांधी तो इन दोनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। आज जो कांग्रेस के अंदरूनी जो अंदर खाने में जो नेता बैठे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, कैसे हमें अपनी साख बचानी है। जो पहले हमारे लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें आई, क्या उतनी सीटों से ज़्यादा का उन्होंने सोचा है या फिर उससे कम सीटें आ रही हैं, वो भी काफ़ी देखने वाली बात होगी। देखिए, मैं बताऊं, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस अगर जितनी पहले सीट लाई थी 2019 की बात कर रहा हूँ, अगर उतनी भी ले आए, क्योंकि जो आज का
राजनीतिक आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, रवि भाई जो कह रहा है कि अगर कांग्रेस पिछली बार जितनी सीट पाई थी 52-53, अगर वो अब की बार भी इतनी सीट पाले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा ने इस समय 2024 से पहले जो कांग्रेस के सीएम चेहरे रहे हैं उनको अपने पाले में किया है। जो मतलब एक आम आदमी है ना, जो आम आदमी सोचता है कि बताओ कांग्रेस का सीएम जब भाजपा में जा रहा है तो कांग्रेस के पास बचा ही क्या है। पेमा खांडू हो, मिलिंद देवड़ा, मतलब मिलिंद देवड़ा नहीं, नारायण राणे महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं, कमलनाथ हो, चौहान हो, बस अशोक चौहान हो, ये सब राज्यों के सीएम रहे हुए हैं, और हेमंता बिस्वा शर्मा हो, तमाम तरीके के जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के झोली में आ गए। ये सिमटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। चलिए लास्ट कमेंट रवि जी से ले लेते हैं। रवि जी क्या चल रहा है, क्या लगता है कि कितनी सीट पाएंगी अब की बार कांग्रेस? इस बार तो मुझे लगता है कि जितनी पिछली बार आई थी उससे भी कहीं ना कहीं कम ही आएंगी, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जी अब जी 40 भी पाले तो वो भी बहुत बड़ी जी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो राम मंदिर का मुद्दा जो है सबसे खास रहने वाला है इस 2024 के चुनाव में, क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके बीजेपी ने अपना 2024 का पक्का कर लिया है, और वहीं कांग्रेस ने इनकार करके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालेंगी ही डालेंगी, ये तो पक्का है। देखिए कहा जा सकता है कि हमेशा से राजनीति धर्म पे मतलब धर्म राजनीति पे हमेशा से भारी रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये बात नहीं समझी। इसको कांग्रेस को डेंट मिलेगा, कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। शायद जो रवि भाई ने जो जिक्र किया धर्म को लेकर, शायद इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा, क्योंकि आपको राजनीतिक में कम से कम धर्म, जाति, समुदाय सबको लेके चलना है। ये मानने वाली भी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हर समूह के हर टुकड़े को साथ लेके चलती है, जिक्र करती है, सम्मान भी बीजेपी के द्वारा लगातार उन लोगों को दिया जाता है। चलिए इसी के साथ अब एंड करते हैं अपने इस प्रोग्राम को, और आप हमें बताइए कि हमारा अगला प्रोग्राम किस मुद्दे पे, किस राजनीति के किस मुद्दे पर हो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के जो भी सवाल हैं हमको बताइए, हम अगला प्रोग्राम उस पर करेंगे।